तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया गलत फैसला। संसद परिसर में 200 विपक्षी सांसदों ने मनाया काला दिवस। गतिरोध पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। नोटबंदी के महीने भर बाद भी पैसे के लिए मारामारी। कतार में अब तक 90 से ज्यादा की मौत। चेन्नई में 73 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना जब्त। रेल टिकट और पेट्रोल डीजल के लिए ई पेमेंट पर आधे से 5% की छूट। जीवन बीमा में 8% का होगा लाभ। कार्ड से 2000 तक लेन देन पर सर्विस टैक्स नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 तलाक को बताया संवैधानिक। कहा मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देगा चुनौती। आपूर्ति बढ़ाने के मकसद से गेहूं पर आयात शुल्क खत्म। राज्यसभा में विपक्ष ने जताया विरोध। कहा किसानों के हितों के प्रतिकूल। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। संसद परिसर में आज 15 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हुआ तो विरोध में विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया। विपक्षी सांसदों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी और मौन रखकर लाइन में लगकर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोग बेहाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार रुख बदल रहे हैं। पहले ब्लैक मनी की बात हो रही थी, अब ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही। उसके बाद आतंकवाद की बात हुई, उसके बाद काउंटरफिट की बात हुई, अब कैशलेस बात हो रही है। प्रधानमंत्री आगे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अंदर आइए, लोकसभा में आइए, बैठिए और हमें बोलने दीजिए जो हम बोलना चाहते हैं, फिर रिप्लाई करना। विपक्षी दलों का आरोप है कि 1 महीने बाद भी देश की 90% जनता परेशान है और सरकार जवाब देने से बच रही है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो जो विपक्ष है तो वो 90% लोगों की जो बात है, दुख तकलीफ है, पीड़ा है, तो वो उसको रखना चाहता है। बड़े से लेकर छोटे तक कोई बचा नहीं जो पीड़ित न हो, जो दुखी न हो, जो कष्ट में न हो। वो सब के सामने रखना चाहता है विपक्ष, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं। चंद लोगों को फायदा मिल रहा है वो तो नजर आ रहा है और बाकी लोग पिस रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसके पीछे ये जो षड्यंत्र जो है इसकी खुलासा करने के लिए एक जेपीसी की जरूरत है। उसको गठित करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री सफाई दें। Under the leadership of present Prime Minister, the government has been derailed totally. এবং পাবলিককে টোটাল হ্যারাসমেন্ট, তার বদনাম করা, তাকে হস্টাইল করা, তার বিজনেস নষ্ট করে দেওয়া। सरकार ने विपक्ष के काला दिवस को काले धन का समर्थन दिवस बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सदन का अपमान है। They are now saying that they are observing 1 month of this as काला दिवस। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये काला दिवस है, काला धन का समर्थन दिवस है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से विपक्ष लगातार इससे हो रही परेशानियों का मुद्दा संसद के भीतर और बाहर उठा रहा है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को 1 महीना पूरा होने के बाद भी लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही। बैंक जाने पर भी पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हो तो एटीएम में कैश कुछ ही घंटों में खत्म होता है। नोटबंदी के बाद कतार में मरने वालों का आंकड़ा 90 तक पहुंच चुका है। तो लुधियाना में आज एक महिला की मौत हो गई।
नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। देश भर के बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में एक एटीएम के बाहर खड़े कुलदीप और उनके साथी पिछले कई दिनों से सिविल सर्विसेज की क्लास नहीं जा पा रहे। परेशानी ये है कि मकान मालिक चेक या कार्ड से किराया लेने को तैयार नहीं है और उन्हें 15,000 रुपए चुकाने हैं। सुबह 7 बजे आओ और 3 बजे तक लाइन में लग रहे हो, उसके बाद कैश ही नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आने जाने का जो वो तो है ही एक्सपेंस, ऊपर से जो रेंट वगैरह प्रॉब्लम है और इंस्टीट्यूट की जो फीस है। मकान मालिक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कैश ले नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, मतलब कैश ही ले रहे हैं सॉरी। और तो डेली यहाँ पे 15,000 हम लोग का रेंट है, तो आकर के डेली 4 से 5 घंटे लाइन में लगो। देश के दूसरे इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। केरल के लोगों का कहना है कि नोटबंदी भले ही अच्छी हो, लेकिन बैंकों से पैसा नहीं मिलेगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ATM വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. जम्मू में भी हालात नहीं बदले हैं। 1 महीने के बाद भी लोग नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। पंजाब के फजिक्का में 1 महीने से लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले लाइन में लगते हैं। कुछ को नकदी मिल जाती है और कुछ को निराश लौटना पड़ता है। वाराणसी के लोगों का कहना है कि ना तो बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और ना ही ATM में पैसा। कल भी हम लोग लाइन लगाए, फिर चले गए, कैश खत्म हो गया, फिर आए हैं दोबारा, फिर लाइन में लगे हुए हैं, शायद मिल जाए। ATM में जो 2,000 रुपया पर डे निकलता है, इसको बढ़ाया जाए। अभी उन्होंने 2,500 किया था, लेकिन अभी 2,500 भी कम है क्योंकि इससे लोगों की परेशानी दूर नहीं हो पाती। कितने सानू 4,000 दे दिया, कितने 2,000 दे दिया, कितने छुट्टी कर देंगे सैलरी वाले लाख दे जाते हैं, सानू कोई सुनाई नहीं हो रही जिम्मेदारां दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फिर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि ये एक यज्ञ है जिसमें अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन भविष्य में लाभ होगा। नोटबंदी के बाद सरकार ने रियायतें तो कहीं दी, लेकिन उसका असर ना तो जनता पर और ना ही बैंकों के बाहर लगी लाइन पर पड़ता दिखा। अब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से दिए हुए 50 दिन की मियाद में से 30 दिन खत्म हो चुके हैं और बैंकों के बाहर लगी लाइन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर 1 महीने के दरमियान क्या कुछ बदला है और जो दिक्कतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, वजहें क्या हैं और कितना ये सफल रहा है कार्यक्रम से बातचीत करने के लिए हमारे साथ RBI के फॉर्मर डायरेक्टर विपिन मलिक साहब हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न पर। सर, सबसे पहले तो मैं एक रिएक्शन चाहूँगा इस 1 महीने में, जब शुरुआत हुई थी पिछले महीने 8 तारीख को और आज तक, जिस मकसद के साथ ये शुरू किया गया कदम, वो कितना आगे बढ़ता तेज़ी के साथ या फिर कितना मजबूत या कितना कमज़ोर आपकी नज़र से? सच्चिदानंद, बात यह है कि जब एक कंट्री से 85% करेंसी विड्रॉ हो जाए तो परचेजिंग पावर में कमी तो आएगी ही। उसमें परचेजिंग पावर की कमी कैसे आएगी कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो कैश रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अबेंडेंट हो जाते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई आपके 85% अकाउंट जो करेंसी विड्रॉल से कितना अफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़ जो लोगों की परेशानी हो रही है, अभी आप किसी चैनल में मैं देख रहा था कि एक चेन्नई में एक इनकम टैक्स में रेड डाली है जी, जिसमें कि एक अबेंडन हाउस में 8 करोड़ की नई करेंसी मिली है और 67 करोड़ की पुरानी करेंसी मिली है। और ये एक एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर लोग ये काम करेंगे और कोई भी सिटी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रह गया है जिसमें कि ये काम नोटबंदी को एक बिजनेस बना लेंगे, तो फिर कुछ आदमियों को परेशानी तो होगी ही। लेकिन सर विपिन जी, अब अगर आपने जो एग्जांपल दिया बहुत सही है कि 8 से 10 करोड़ 12 करोड़ तक, कहीं 2 करोड़ या 50 लाख की नई करेंसी मिल रही है। जब सरकार के नियम, RBI के नियम
वीक में 24,000 रुपए की निकासी के हैं। तो ऐसे में अगर ये करोड़ों की नई करेंसी लोगों तक पहुंच रही है, चुनिंदा लोगों तक, तो फिर ये कैसे? यानी कि सिस्टम में कहीं फ्लॉज है जिसको पहले से रोका नहीं गया। बात यह है कि एक बैंकर एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां करप्शन नहीं थी। लेंडिंग में थोड़ी बहुत कोई बहुत नेग्लिजिबल परसेंटेज पे करप्शन थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कई केसेस में तो शायद क्लाइंट को ऑब्लाइज कर रहे हैं और कई केसेस में वाकई ही ये बैंकर भी अपना पैसा बनाने में लग गए हैं। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि बैंकिंग कम्युनिटी जिस पे सारा फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंड करता है, अगर वो पैसा लेके डिपॉजिट जो पैसा लेके ये काम शुरू कर दें तो मुझे तो फाइनेंशियल सिस्टम ही हिलता नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के थ्रू अपील करूंगा सारे बैंकर्स को कि ऐसा काम मत करिए जिससे कि जो एक सरकार ने एक बहुत सोच समझ के इतना बड़ा कदम उठाया है, मेरा ख्याल है कि कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स का कदम है, उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको डैमेज मत करिए आप। मैं अपील करता हूं सारे बैंकर से, और ये ना रिलीज करें फंड्स कि 90% बैंक और एटीएम में पर्याप्त करेंसी है, कहीं भी करेंसी क्रंच नहीं है। लेकिन हकीकत इससे उलट, आप किसी भी शहर में चले जाइए और 10 एटीएम एग्जाम्पल के तौर पर अगर वहां पर दौरा कीजिए तो कम से कम 7 या 8 एटीएम ऐसे मिलेंगे जो खाली होंगे, और जहां पर नकदी होगी वहां पर महज कुछ घंटों में खत्म होती है। सवाल यह है कि क्या आरबीआई को इस पता नहीं है कि कहां पर लीकेज हो रहा है, या फिर कौन लोग हैं जो उनके कदमों को पलीता लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक? अब ये आरबीआई को नहीं पता, ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई की 30 ब्रांचेज हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हर ब्रांचेज वेल कलेक्टेड है, वेल स्टाफ्ड है। और ये तो मैं सोचना भी नहीं कि भी आरबीआई को कुछ नहीं पता, आरबीआई को सब कुछ पता है। इम्प्लीमेंटेशन में, बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आरबीआई को ये भी पता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आरबीआई मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़ा सा जल्दी ये काम कर दिया गया, प्रॉपर प्लान करके नहीं किया गया, जिसकी वजह से और ये इश्यूज रेज हो गए हैं। इसीलिए बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हर रोज़ 2 नोटिफिकेशन, कभी 10,000 की लिमिट, कभी 24,000 की लिमिट। बैंकर्स भी कंफ्यूज हो गए हैं जी। सो अब यही है कि बैंकिंग सिस्टम को ये विड्रॉ तो हो नहीं सकता, मैं ये आपको बड़ा क्लियर कर दूं। अब जितना पब्लिक को चाहिए कि कोऑपरेट करें, और बहुत लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और मिनिमम विड्रॉल रखें रेदर देन होल्ड करके बैठ जाए। छोटी करेंसी तो टोटली होल्ड हो गई है। अगर 90 बिलियन पीसेस छोटी टोटल करेंसी थी, उसमें 16.5 बिलियन पीसेस वो बड़ी करेंसी के थे, बाकी तो छोटी करेंसी के थे। आज की डेट में छोटी करेंसी भी गायब हो गई है। तो लोगों को होर्डिंग की आदत पड़ गई है कि ये कोई वॉर लग गई है जिसकी कि भाई आप इसको होर्डिंग शुरू कर दिया आपने खाने के सामान की। आम आदमी की नज़र से भी देखना होगा कि जब उसे पता है कि उसको 2,000 रुपए भी मुश्किल से 3 या 4 दिन लाइन में लगने के बाद मिल रहे हैं, खर्च कैसे चलेगा? तो शायद इसके चलते ये जो आशंका है होर्डिंग की, छोटे नोटों की, वो बढ़ती जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, इस अहम मसले पर बहुत बेबाकी के साथ आपने तमाम विचार रखे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते आज भी राज्यसभा पर नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के चलते जान गंवाने वाले लोगों को सदन में श्रद्धांजलि की मांग की, तो सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने के आरोप लगाए। गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। सदन में गुरुवार को भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने नोटबंदी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे,
किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीएसपी ने भी कांग्रेस का साथ दिया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। Sir, we are talking about the dead people. Do you have a zero hour talking of the poor people who are benefited by this government decision, historic decision of the government. Dead should be mourned. Sir, dead should be mourned. All right. Not to be objected. Okay, fine. ये पहली बार देख रहे हैं कि काले धन के मुद्दे पर बहुत चाहते चर्चा करना, डिस्कशन कर नहीं रहे, काले धन के गुलेरों की कंगाली पर। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने चर्चा जारी रखने पर जोर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच सरकार ने डिजिटल भुगतान पर कई तरह की छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कार्ड से पेट्रोल डीजल की खरीद करने पर करीब 0.1% की छूट मिलेगी। रेलवे की मासिक और सीजनल पास का भुगतान डिजिटल तरीके से करने वालों को 1 जनवरी से ½ का डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे कैटरिंग और रिटायरिंग रूम बुक करने वालों को 5% की छूट मिलेगी। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने वालों को 10 लाख का बीमा मुफ्त में मिलेगा। सरकारी बीमा कंपनियों की वेबसाइट से बीमा खरीदने पर 10% और प्रीमियम का भुगतान करने पर 8% की छूट होगी। हाईवे पर टोल टैक्स का भुगतान RFID और फास्टैग से करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं 10,000 की आबादी वाले गाँव में 2 स्वाइप मशीनें लगाई जाएंगी। इस तरह से 1 लाख गांवों का चयन किया जाएगा। We are using this also as an opportunity to move towards digitization. Now, in almost industry after industry, service after service, the feedback we are getting is that this movement is quite rapid. आयकर विभाग ने आज चेन्नई से 73 करोड़ रुपए नगद और 100 किलो सोना बरामद किया है। नकदी में 65 करोड़ के पुराने और 8 करोड़ के नए नोट हैं। नए नोटों की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। शहर में आज 5 जगहों पर छापेमारी हुई। ये नोट बदलने वालों के यहाँ पर पड़े। यहाँ से वित्तीय लेन देन, सोने की बिक्री से जुड़े कई कागजात भी मिले हैं। इनकी जाँच के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है। 3 लोगों से पूछताछ भी हो रही है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बंदूकधारियों ने आज एक बैंक लूट लिया और ये नकाब पहने हुए थे और पिस्तौल दिखाकर 10 लाख रुपए की नकदी अपने साथ ले गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार और विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने की अपील की। दिल्ली में डिफेंस स्टेट संगठन की बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में गतिरोध किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संसद को बाधित करना अब रोज की बात हो गई है। राष्ट्रपति का मानना है कि संसदीय स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों से संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। Disruption is totally unacceptable in the parliamentary system. People send the representatives to speak, not to sit in dharna or not to create any trouble. You are meant to devote your time for exercising the authorities of the members, particularly of Lok Sabha members, over money and finance. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वो राष्ट्रपति की बात से सहमत हैं, लेकिन सदन को सुचारू तरीके से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद का उनका एक लंबा अनुभव है, संसद का महत्व वो समझते हैं और अब उनसे सहमत हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति बनी है गतिरोध की, और मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और सरकार की है। वहीं सरकार का कहना है कि वो संसद में बहस कराने के लिए तैयार है। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना ये है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा के लिए तो सरकार पहले दिन से तैयार है। संविधान के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति संसद को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। जहां उनको
पावर दी गई है मैसेज देने की, वो मैसेज की पावर उनको दो सूरत में है. फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ बिल पेंडिंग, एंड द सेकंड इज ऑल अदरवाइज. ना जो एक्सप्रेशन ऑल अदरवाइज है क्वालिफाइड नहीं है. शीतकालीन सत्र में नोटबंदी पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। रविंद्र सिंह शरण के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 तक की लेन देन पर सेवा कर में छूट देने का फैसला लिया है। वहीं गेहूं के 10 आयात शुल्क को 10% से घटाकर अब 0 कर दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने इससे जुड़ी सूचना सदन में पेश की। गेहूं पर आयात शुल्क घटाने पर विपक्ष ने चिंता जाहिर की है। सरकार ने क्रेडिट, डेबिट या दूसरे भुगतान कार्ड से 2000 रुपए तक के लेन देन पर सेवा कर में छूट देने से संबंधित अधिसूचना गुरुवार को सदन में पेश की। इसके लिए जून 2012 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। 8 December 2016 seeking to amend exemption notifications number 25/2012 dated the 20th June 2012 so as to exempt services by an acquiring bank to any persons in relation। सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क को भी 10% से घटाकर 0 करने का फैसला लिया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई। गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 0% की जा रही है। ये मूल रूप से किसानों के विरुद्ध है और इसके साथ साथ आज बाजार में पैसे की कमी के कारण ही गेहूं सस्ते दामों में बिक रहा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी फसल दो ही है, जब ये डिस्कस होगा और एक धान की। There is a procedure by which you can move modification। उत्पादन करने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी की वजह से दिल्ली में विदेशी दूतावासों को आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए सरकार ने बैंकों को एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर विशेष सुविधा देने को कहा गया है। हालांकि दूतावास के कर्मचारियों को नकदी निकालने की सीमा को बढ़ाने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज इस बारे में विदेश सचिव ने दूतावासों के संगठन के प्रमुख फ्रैंक हैंस डेनबर्ग कोस्टलैनो के साथ बैठक की और नोट के खिलाफ चल रही मुहिम में उनके सहयोग की मांग की। The Finance Ministry, as a consequence, is being asked to issue directives to banks to allow embassy officials with identity cards to withdraw money on a priority basis. Additionally, Foreign Secretary has met the Dean of the Diplomatic Corps today. They discussed the issues faced by foreign missions and how best to address them. संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने उच्च न्यायपालिका में जजों के खाली पड़े पदों के मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है और साथ ही चयन के मापदंड भी सार्वजनिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों और उन्हें भरने में देरी के मामले पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई। विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार और न्यायपालिका को आपसी विचार विमर्श के जरिए खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश करनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि जब तक नियुक्ति के लिए कोई स्थायी तंत्र नहीं बनता, तब तक कोलेजियम और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के जरिए जजों की नियुक्ति जारी रखनी चाहिए। समय सीमा रहनी चाहिए। कोलेजियम्स के लिए भी कई जगह पे देखा है, हाईकोर्ट के कोलेजियम बहुत समय लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के बाद नाम भेजे जाने के बाद सरकार के पास 9 महीने पड़े रहते हैं। ये अच्छी ये बात नहीं है। इसके लिए भी समय सीमा हो कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में सरकार उसको प्रोसेस करके भेज दे। समिति की दूसरी सिफारिशों में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और योग्यता और चयन प्रक्रिया के मापदंड सार्वजनिक हों। साथ ही खाली पड़े पदों की संख्या भी सार्वजनिक करने की सिफारिश की गई है। जजों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने की सिफारिश भी समिति ने की है। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की सिफारिश है। समिति ने यह भी कहा कि पद खाली होने से पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और इसके लिए एक नियमित रजिस्ट्री भी बनाई जा सकती है। हर हाई कोर्ट के
रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक स्पेशल सेल बनना चाहिए जहाँ पे तमाम उन लोगों के नाम रखे जाएं जो कि क्वालिफाई करते हैं हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए। पूरी जानकारी रहे उन लोगों के बारे में, उससे आसानी होगी और सही समय पे नियुक्ति होंगी। समिति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यापक जनहित की आड़ लेकर सरकार को किसी जज के नाम की सिफारिश को रद्द करने का वीटो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समिति ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में जजों के खाली पड़े पदों के मामले में न्यायपालिका और सरकार के बीच हाल के दिनों में कई बार टकराव देखने को मिला है, लेकिन संसद में पेश हुई विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये साफ सिफारिश की गई है कि सरकार को न्यायपालिका से टकराव से बचना चाहिए और साथ ही ऐसे रास्ते भी खोजने चाहिए जिससे कि उच्च न्यायपालिका में जजों के पद खाली न पड़े रहें। दिल्ली में कैमरन कंवलजीत के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया है। 3 तलाक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है और कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और अपमानजनक बताया है। 3 तलाक को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है और भारत में अपनाया गया मुस्लिम कानून कुरान की भावनाओं के मुताबिक नहीं है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड और महिलाओं ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा और फैसला है। इससे हमारी औरतें उनके अंदर एक हौसला और एक उम्मीद जगी है कि हम लोग अब दर दर नहीं भटकेंगे, हमारी अदालत में हमको इंसाफ मिलेगा। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो संविधान से ऊपर नहीं है। यही बात हम बहुत सालों से कहते आए हैं। हम कहते आए हैं कि किसी भी पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती रहे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश को शरीयत कानून के खिलाफ बताया है। 1 तलाक या 3 तलाक ये शरीयत का, इस्लामिक लॉज का एक हिस्सा है और उसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। सरकार और राजनीतिक दलों ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। रिफॉर्म होना चाहिए अलग बात है, मगर रिलीजन को रिलीजन तक ही महदूद होना चाहिए। कोर्ट्स इसमें इंटरप्रेट करना सही नहीं। इस्लामिक कानून नहीं गलत व्याख्या कर रहा है, कुछ इस्लामिक जो विद्वान हैं वो इसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं। कोर्ट्स के फैसलों से इत्तेफाक मैं रखती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक इस्लामी कानून को मानती हूँ, मेरे हिसाब से ट्रिपल तलाक सही है। मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोग जिक्र कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ। कारण है देश में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, ये सबका मत है और उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को 3 तलाक से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी। 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर लगाए गए आरोप को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान से भारतीय उच्चायोग को उनसे मिलने की इजाज़त देने की मांग की है और उन्हें तुरंत रिहा करने की बात भी कही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बयान के बारे में आई खबरों के बाद विदेश मंत्रालय ने बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी अवैध है और इसीलिए अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। Even after more than 9 months of keeping him wrongfully and illegally in custody, Pakistani authorities have not found a shred of evidence against him. We demand immediate consular access to him in accordance with the relevant international conventions and his earliest release from wrongful confinement. खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।